हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अभिगमनांक यानी ट्रांसफरेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में। किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, उनके आवेश तथा उनके वेग पर निर्भर करती है। यह मैं पहले भी बात की थी इसके बारे में। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा धनायनों और ऋणायनों के प्रवाह द्वारा ले जाई जाती है। चूँकि समान विभव प्रवणता पर धनायन व ऋणायन की भिन्न भिन्न गतियाँ होती है, अतः किसी भी विद्युत धारा को ले जाने में धनायनों व ऋणायनों की असमान साझेदारी होती है। हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, किसी विशेष आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का परिणाम उस आयन की गतियों के समानुपाती होता है। इस तरह ले जाई गई विद्युत धारा की संपूर्ण मात्रा दोनों की चालों के जोड़ के समानुपाती होती है। अतः विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे आयन का अभिगमनांक या हिटोर्फ संख्या कहते हैं। तो हिटोर्फ संख्या या ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया? विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन के द्वारा ले जाया जाता है उसे आयन का अभिगमनांक कहते हैं, या हम इसको हिटोर्फ संख्या या हिटोर्फ नंबर कहते हैं। यदि धनायन और ऋणायन की गतियाँ क्रमशः u व v दी गई हुई परिस्थिति में विद्युत अपघटन में प्रवाहित हुई कुल धारा u प्लस v के समानुपाती है। अर्थात धनायन द्वारा ले गई विद्युत धारा किसके समानुपाती है? u के। ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा v के समानुपाती है। तो दोनों आयनों द्वारा ले जाई गई संपूर्ण विद्युत धारा किसके बराबर हो जाएगी? u प्लस v के द्वारा, u प्लस v जो कि धनायन द्वारा ले जाई गई धारा है और v जो कि ऋणायन द्वारा ले जाई गई धारा है, दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। अगर हम अंश के बारे में बात करें तो धनायन द्वारा ले जाए गए अंश क्या हो जाएगा? धनायन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा अपॉन कुल धारा। तो कुल धारा क्या थी? u प्लस वी, और पर्टिकुलर आयन द्वारा ले जाएगी धारा u हो जाएगी। इसी तरह ऋणायन द्वारा ले जाए गए अंश ये हो जाएगा। तो अभी धनायन का अपनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर NC क्या हो जाएगा? u अपॉन u प्लस वी, जो कि क्या है उनकी गतियाँ, लेमडा सी चालकता, कैटायन की चालकता अपॉन लेमडा सी प्लस लेमडा ए एक विद्युत अपघट्य की चालकता जिसको हम लेमडा इन्फिनिटी भी करते हैं। या ऋणायन का अपनांक कैसे दे सकते हैं? ऋणायन का अपनांक दे सकते हैं v अपॉन u प्लस वी। v क्या है? वही ऋणायन की जो गति है वो u प्लस वी, वो दोनों की गति जो का योग, दोनों की गतियों का योग, और इसको हम ले सकते हैं लेमडा ए एनाइन, या जो अपना वो होता है एनाइन ऋणायन की किसी विशेष आयतन पर चालकता, और यदि हम दोनों का योग करते हैं तो विद्युत अपघट्य की कुल चालकता या लेमडा ए अपॉन लेमडा इन्फिनिटी। तो इसी तरीके से NC या NA या NC इस तरीके से दी जा सकती है। यहाँ पर NA होगा, NC तो हो जाएगा कैटायन की अभिगमनांक और NC हो जाएगा ऋणायन का अभिगमनांक। इक्वेशन 82 और 83 से क्या हो जाएगा? NC प्लस NA इज इक्वल टू u अपॉन u प्लस वी प्लस v अपॉन u प्लस वी। ये क्या है? ये अभिगमनांक निकाला है हमने, और इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो 1 के बराबर हो गया, जो कि किसी विद्युत धारा को NC प्लस NA क्या हो जाएगा? ये C कैटायन का अभिगमनांक है, और ये दोनों का ये एनायन का अभिगमनांक है, और दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब समीकरण 82 में समीकरण 83 का भाग देते हैं। तो समीकरण 82 कौन सी थी? ये वाली ऊपर वाली। ये समीकरण 82 में समीकरण 83 का भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? u प्लस वी अपॉन लेमडा सी अपॉन लेमडा ए। अर्थात यदि किसी एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो और दूसरे आयन का अभिगमनांक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा यदि हमें किसी भी एक आयन या तो कैटायन हो या एनायन हो उसका हमें अभिगमनांक ज्ञात है तो हम उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूसरे आयन का अभिगमनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाता है तो धनायनों तथा ऋणायनों की तुल्यांक मात्राओं के मुक्त होने पर भी इलेक्ट्रोड के निकट विलयन की सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग पाया जाता है। इसी परिवर्तन को हिटोर्फ ने 1853 में आयनों के वेग से संबंधित किया, इसलिए अभिगमनांक को हिटोर्फ की संख्या भी कहते हैं। मतलब धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांक मात्रा मुक्त होती है, फिर भी जो इलेक्ट्रोड के निकट विलयन की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग होता है। तो
इस परिवर्तन को ही हिटोफ ने आयनों के वेग से संबंधित किया था और इसलिए अभिगमनांक को हम हिटोफ नंबर या हिटोफ संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड के निकट होने वाले सांद्रता परिवर्तन और इस परिवर्तन का आयनों के वेग को संबंध समझाने के लिए चित्र 5.9 पर विचार करेंगे हम। 5.9 जो कि आगे आएगा अभी, ये वाला चित्र, ये देखिए, लैंग्वेज पढ़ते हैं। चित्र में बताया अनुसार एक विद्युत अपघटन सेल को काल्पनिक सरंध्र डायफ्राम द्वारा 3 कक्षकों में बांटा गया है। ये काल्पनिक कक्षकों को काल्पनिक विभाजन ए बी तथा सी डी से पृथक किए जाते हैं, जिसमें से होकर आयन निकल सकते हैं। 2 बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। जिस कक्ष में एनोड रखा जाता है उसे एनोड कक्ष कहेंगे और जिस कक्ष में हमने कैथोड रखा उसे कैथोड कक्ष कहेंगे और बीच वाले कक्ष को मध्य कक्ष कहेंगे। तो देखिए, ये तो हो जाएगा कैथोड कक्ष हो जाए, इधर वाला तो कैथोड कक्ष हो जाएगा, इधर वाला एनोड कक्ष हो जाएगा। और ये ए बी और ये सी और ये डी इनके द्वारा सरंध्र है। 3 भागों में हमने बांटा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तृतीय भाग। ये एनोड भाग हो जाएगा, ये कैथोड भाग हो जाएगा, ये मध्य भाग हो जाएगा। और इनके द्वारा हमने इसको क्या किया है, विभाजित किया है सरंध्र के द्वारा। आगे देखिए, कल्पना करें कि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले विपरीत आवेशित आयनों के 13 युग्म हैं, जिनमें से 4 युग्म में 4 धनायन व 4 ऋणायन एनोड और कैथोड कक्ष में तथा 5 युग्म मध्य कक्ष में हैं। देख लिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभव लगाने पर धनायन कैथोड की और ऋणायन एनोड की ओर चलते हैं। धनायनों और ऋणायनों की विभिन्न चालों के आधार पर निम्नलिखित स्थिति पर हम विचार करेंगे। स्थिति सेकंड केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं और धनायन अचल रहते हैं, वो वाली है। तो देखिए, अब पहली बात करें तो हम जो फर्स्ट कक्ष था, जब हमने विद्युत धारा नहीं लगाई तब इसमें 4 आयन, इसमें 4 आयन और इसमें 5 आयन है, 5 आयनों का युग्म है। तो इसमें 4 आयनों का युग्म हो गया, इसमें 5 आयनों का युग्म और इसमें 4 आयनों का युग्म है। अब स्थिति जो सेकंड है, तब वो स्थिति है जब केवल ऋणायन ही गमन कर रहे हैं और कौन गमन नहीं कर रहा, धनायन गमन नहीं कर रहे हो। तो देखिए उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे तो देखिए जो धनायन इधर से ऋणायन गमन करके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, विद्युत द्वारा प्रवाहित करने में मान लीजिए कैथोड कक्ष से केवल 2 ऋणायन गति करके डायफ्राम सी और डी के मध्य को पार करके एनोड की ओर पहुंच गए हैं। अब कैथोड विभाग में 2 धनायनों और ऋणायनों की कमी हुई, जबकि एनोड कक्ष में मध्य कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे स्पष्ट है कि ऋणायन चलते तथा धनायन अचलते, फिर भी विपरीत इलेक्ट्रोड पर धनायन और ऋणायनों की संख्या समान विसर्जित हुई तथा कैथोड कक्ष में विद्युत अपघटन की सांद्रता में कमी हो जाती है। प्रारंभ में 4 अणु से घटकर अंत में 2 अणु रह जाते हैं। देखिए क्या हुआ, 2 ऋणायन गति करके डायफ्राम सी डी व मध्य कक्ष को पार करके एनोड की ओर पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ से 2 ऋणायन किधर की तरफ चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं और यहाँ पे 2 ऋणायन रह गए हैं। अब आगे बात करते हैं। अब कैथोड विभाग में 2 धनायनों और 2 ऋणायनों की कमी हुई है, जबकि एनोड कक्ष व मध्य कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कैथोड विभाग कौन सा है, ये देखिए। तो इसमें किस किस की कमी हो गई, यहाँ पे केवल ऋणायन ही गति कर रहे हैं, धनायन गति नहीं कर रहे। तो यहाँ लैंग्वेज थोड़ी गलत दे रखा है। यहाँ पे देखिए धनायन तो अचल है, तो धनायन तो अपनी जगह स्थिर रहे। यहाँ धनायन तो नहीं गए, लेकिन ऋणायन यहाँ से निकल के किधर चले गए, या ऋणायन यहाँ से निकल के यहाँ चले गए हैं। तो मध्य कक्ष में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आया है। और यहाँ 2 ऋणायन डिपॉजिट हुए हैं, तो इधर 2 धनायन डिपॉजिट होंगे, क्योंकि 2 केवल प्लस रग है और इधर 2 ऋणायन। तो हमें यह है कि सांद्रता में कमी इसमें हुई, तो ऋणायनों की कमी कैथोड कंपार्टमेंट में हुई, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले आयनों की कंसंट्रेशन या मात्रा दोनों की तरफ बराबर है। इधर भी 2 हुए हैं और इधर भी 2 हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, जब धनायन और ऋणायन समान गति से चलते हो, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों की गति क्या होती है, समान होती है, समान गति से चल रहे हो, उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि दिए हुए समय में 2 धनायन बाएं से दाएं कैथोड की ओर चलते हैं और उसी समय में 2 ऋणायन दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। 5.9 में थर्ड द्वारा प्रदर्शित किया गया, अभी देखते हैं। इसी स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 4 अयुग्मित ऋणायन उपस्थित है। इलेक्ट्रोड पर समान संख्या में 4 विसर्जित होंगे। देखने पर पता लगा कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघटन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा एनोड व कैथोड कक्ष में 2 धनायनों व 2 ऋणायनों की कमी हुई।
अर्थात दोनों कक्षकों का सांद्रण भी समान सीमा तक कम हो जाता है, अर्थात दोनों से कम हो गया। तो देखिए इधर ये तृतीय स्थिति क्या बताती है, जब दोनों धनायन और ऋणायन समान गति से गति करते हैं। तो इधर से दो धनायन किधर चले गए, इधर चले गए, और इधर से दो ऋणायन इधर चले गए। तो दोनों तरफ क्या हुआ, मात्रा में तो समान कमी हुई, जितने युग्म थे उतने तो कम हो गए। इधर भी दो युग्म कम हो गए, इधर भी दो युग्म हो गए। अब यहाँ डिपॉजिट होने वाले आयनों की संख्या देखिए, यहाँ 4 आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इधर भी 4 आयन डिपॉजिट हो रहे हैं। मतलब डिपॉजिट होने वाली आयनों की संख्या बराबर है, और दोनों तरफ आयनों के युग्म में जो कमी हुई है 2-2, वो भी दोनों तरफ बराबर है। अब लास्ट वाली चीज़ देखते हैं हम। जब धनायन और ऋणायन विभिन्न गति से चलते हैं, मान लीजिए कि धनायन ऋणायन की गति से दुगनी गति से चलते हैं, अर्थात जितने समय में एक ऋणायन कैथोड से एनोड विभाग की तरफ पहुंचते हैं, उतने समय में दो धनायन एनोड से कैथोड की ओर पहुंचते हैं। तो उधर से एक इधर आ रहा है, इधर से दो उधर जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इस स्थिति में उतने समय में दो धनायन एनोड से कैथोड की ओर पहुंचते हैं। तो ये स्थिति 5.9 में 4 द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 3 अयुग्मित धनायन तथा एनोड कक्ष में 3 अयुग्मित ऋणायन अर्थात समान संख्या के आयन विपरीत इलेक्ट्रोड में विसर्जित होते हैं। यह देखा गया कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि एनोड व कैथोड कक्षकों में क्रमशः 2 व 1 आयनों की कमी हुई है। विद्युत अपघट्य की मतलब एनोड व कैथोड कक्षों में कितनी हुई, क्योंकि एनोड से तो 2 गए तो उधर 2, और कैथोड कक्ष में 1 हुआ तो 1 आयन की कमी हुई है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी एनोड में 2 तथा कैथोड कक्ष में 1 अणु से कम हो गई है। तो देखिए ये देखते हैं, ये वापस जो अपना डायग्राम था चित्र 5.9, एक ये फोर्थ चैम्बर में क्या हो गया, देखिए आप इधर से तो 2 किधर चले गए, 2 धनायन यहाँ से चले गए इधर की तरफ, और यहाँ से 1 ऋणायन इधर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे तो 2 की कमी हुई है, 2 युग्मों की, 2 अणुओं की, और यहाँ पे 1 अणु की कमी हुई है। अब इधर की तरफ डिपॉजिट होने वाले 3 धनायन है, और इधर की तरफ डिपॉजिट होने वाले 3 ऋणायन है। मतलब डिपॉजिट तो बराबर संख्या में होते हैं, लेकिन कमी जिस तरीके से गतियों में इनमें विभिन्नता थी, धनायन जब 2 जाते थे इधर धनायन, तो इसका ऋणायन 1 आता था। तो इनके आयनों की गतियों में अंतर के कारण तो यहाँ 2 की कमी हुई है, 2 अणुओं की, 2 धनायन की कमी हुई है, और इधर 1 ऋणायन की कमी हुई है। लेकिन डिपॉजिट होने वाले या विसर्जित होने वाले आयनों की बात करें तो इधर भी 3 आयन विसर्जित हो रहे हैं, और इधर भी 3 आयन विसर्जित हो रहे हैं। इस तरीके से आगे हम बात करें तो उपयुक्त विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब वो क्या है देखते हैं हम। मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मध्य वाला जो कक्ष होता है उसकी विद्युत अपघट्य की सांद्रता में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयन सदैव तुल्यांक की मात्रा में विसर्जित होते हैं, भले ही उनकी गति कुछ भी हो। हमने देखा कमी कुछ भी आ जाती है, लेकिन जो विसर्जित होते हैं वो बराबर संख्या में बराबर मात्रा में विसर्जित हो रहे हैं, अर्थात आयन सदैव तुल्यांक की मात्रा में ही विसर्जित होंगे। तीसरा है, किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में सांद्रण में होने वाली कमी उससे परे चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। बिल्कुल सही कहा, हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल भी देखा था कि धनायन अगर ज़्यादा गति से चल रहा था तो उसकी ज़्यादा कमी हो रही थी, ऋणायन कम गति से चल रहा था तो उसके कंपार्टमेंट में कम कमी हुई। तो एनोड के सांद्रण में होने वाली कमी किसके बराबर हो जाएगी, धनायन की गति के बराबर हो जाएगी। जितनी ज़्यादा धनायन की गति एनोड के सांद्रण में उतनी ही कमी हो जाएगी। उसी तरीके से कैथोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण कमी ऋणायन की गति के बराबर हो जाएगी। ऋणायन की जितनी ज़्यादा गति कैथोड कंपार्टमेंट में उतने ही सांद्रण में कमी होगी। लास्ट पॉइंट क्या था, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमी के
जोड़ के बराबर होती है। मतलब लास्ट वाला एग्जाम्पल देखा, एक तरफ तो 2 धन आयन कम हो रहे थे और एक तरफ 1 ऋण आयन कम हो रहा था, और जो इलेक्ट्रोड की मात्रा डिपॉजिट हो रही थी दोनों तरफ 3-3 हो रही थी, जो दोनों का योग थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके द्वारा हिट ऑफ नंबर के द्वारा हम अभिगमनांकों का प्रायोगिक निर्धारण भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी? सबसे पहले हमने बात करी अभिगमनांक के बारे में कि अभिगमनांक क्या होता है। फिर अभिगमनांकों को हमने उनकी आयनों की गतियों के द्वारा और अभिगमनांक में कैसे संबंध पाया जाता है वो देखा हमने, कि ऋण आयन द्वारा ले जाए गए अंश धन आयन के द्वारा ले जाए गए अंश क्या होता है। इसके बाद अभिगमनांक के बीच में क्या रिलेशन था वो देखा हमने, और किसी भी एक का अगर हमें पता हो तो हम उसका ज्ञात कर सकते हैं, उसका अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात है तो दूसरे आयन का अभिगमनांक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।